Jai Hind everyone. So my name is Sachin Jain and most of you already know me, but जिनको नहीं पता आई एम एन एक्स ओटीए कैडेट. ओके. तो देखिए अभी आपका रिटर्न आने वाला है और 8 से 10 दिन बचे हैं. ठीक है. और वी विल ट्राई कि इन 8 से 10 दिन में मैक्सिमम चीज़ें हो जाएं. सो माय प्लान इज़ कि एक वीडियो 8 से 10 मिनट का होगा. है ना, ऐसे करके हम दिन में 2-3 जितने वीडियो कर पाएंगे दैट इज़ बेटर. है ना, लॉन्ग वीडियोज़ में आप समझ तो लेते हो चीज़ें बट आपका रिटेन करने का पावर बहुत कम होता है. तो अगेन उसका रिजल्ट नहीं आता लॉन्ग वीडियोस का. ठीक है. सो वी हैव कम अप विद दिस आइडिया. ओके. दिस इज अबाउट मी. अगर पढ़ना चाहते हो तो ठीक है. ओ टी ए टी जी सी रिकमेंडेड जेई एडवांस भी क्लियर है मेरा. सी डी एस एफ मल्टीपल टाइम्स. आई हैव डन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एवरेज थिकनेस ऑफ अर्थ क्रस्ट. हमसे ये थिकनेस पूछ रहा है अर्थ के क्रस्ट का. तो अब हमें पता होना चाहिए अर्थ है क्या. देखिए अर्थ की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अर्थ का इंटीरियर. तो आज हम अर्थ का इंटीरियर प्लस अर्थक्वेक कैसे आता है, ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे. तो अर्थ के इंटीरियर की अगर मैं बात करूं तो अर्थ का जो इंटीरियर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आपको यहाँ दिख भी रहा होगा. ठीक है. जो अपर मोस्ट लेयर होती है ये बहुत छोटी होती है. मान लीजिए ये 0 किलोमीटर है तो ये लगभग 34-35 किलोमीटर तक होती है, जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट. फिर 35 से लेके 2900 तक इसको हम बोलते हैं मेंटल. और 2900 से सेंटर दैट इज 6378. कहीं पे आपको 6370 भी दिखेगा, कहीं पे आपको 6380 भी दिखेगा. है ना, ये अलग अलग टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपको दिख सकता है. बट दैट इज द सेंटर ऑफ अर्थ. तो 2900 2900 से लेके 6378 तक होता है आपका कोर. इतनी बात क्लियर है. अब देखिए इनको डिवाइड क्यों किया गया. इनको डिवाइड सिंपली इसलिए किया गया क्योंकि अर्थ जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो अर्थ अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करती है. तो उसकी इजीली हम स्टडी कर सकें, फॉर दैट हमने इसको डिवाइड किया है. ठीक है. और कोई इसका रीज़न नहीं है. अब हम बात करें अगर क्रस्ट की, तो ये मान लीजिए आपका क्रस्ट है, इसके नीचे ये मेंटल है और इसके नीचे ये यहाँ तक कोर है. दिस इज क्रस्ट, दिस इज मेंटल एंड दिस इज कोर. तो सबसे पहली चीज़ जो देखी गई, क्रस्ट में जो आपके एलिमेंट्स मिलते हैं तो उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ये ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं. मेंटल में सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम एंड कोर में आयरन एंड निकल. अब इसको आप कैसे भी याद करो, याद आपको करना ही पड़ेगा. ठीक है. या तो आप इसको 3-4 बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, या कोई शॉर्ट ट्रिक तुम्हें बनाना है तो बनाओ भाई. ठीक है. दैट्स अप टू यू. बात समझ में आई. अब देखिए क्वेश्चन ये उठना चाहिए आपके दिमाग में अगर आप रियल में पढ़ना चाहते हो तो, कि आयरन और निकल ही क्यों सेंटर में गए, सिलिकॉन सेंटर में क्यों नहीं गया है. क्वेश्चन है. तो देखिए सिंपल सी बात ये है कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से. अब हो सकता है तुम लोगों को ज़्यादा लगे बट मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो भाई कि क्यों ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर तुमको क्यों पता है तो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक तुम्हारे दिमाग में रहती हैं. तो ग्रेविटेशनल पुल से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ. और ग्रेविटेशनल पुल का फॉर्मूला होता है G m1m2/r². सिंपल सा दिख रहा है. अगर मास ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा लगेगा. तो देखिए जो आयरन है, जो निकल है, ये हैं आपके हैवी. हैवी हैं ये. इनका क्या है, जो एटॉमिक मास है वो ज़्यादा है. तो इनके अंदर क्या हुआ, ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा लगा. और ज़्यादा लगने की वजह से ये बहुत ज़्यादा पास पास आ गए, इसलिए ये कोर पे आके इकट्ठे हो गए. जो हल्के थे जैसे मैग्नीशियम, ये थोड़ा बाहर इकट्ठा हो गया. मैग्नीशियम से भी हल्का एल्यूमिनियम, ये और भी ज़्यादा बाहर इकट्ठा हो गया. दिस इज हाउ योर अर्थ गॉट फॉर्म्ड. ओके. इसके अलावा अब देखिए आप जो देखते हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, समझना है यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं. जैसे यूरेनियम 135 हो गया, कोबाल्ट 60 हो गया. तो ये तो और भी ज़्यादा मास के हैं, इनका एटॉमिक मास तो और भी ज़्यादा है. तो दिस इज द रीज़न कि जो मैक्सिमम जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना वो कोर में ही प्रेजेंट है, क्योंकि उनका एटॉमिक मास ज़्यादा था तो वो बहुत ज़्यादा पास आए और वो कोर में आके इकट्ठा हो गए. यही रीज़न है. और देखिए रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं इनसे रेडिएशन निकलते हैं, हीट निकलती है. तो यही रीज़न है कि जब आप अर्थ में नीचे मूव करोगे तो टेम्परेचर बढ़ता है. अच्छा कितना बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ता है 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है, रेडियो एक्टिव डिके की वजह से मेनली. ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके की वजह से. और ये बात बोली किसने,
अर्थर होम्स ने ये आपको बताया 1930 में। इज इट क्लियर? तो आपको इतना पता चला कि क्रस्ट मेंटल कोर में कौन कौन से एलिमेंट्स मैक्सिमम अमाउंट में है। उसके बाद अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, उसी हिसाब से एलिमेंट्स डिसाइड हुए कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर रहेगा, और उसी हिसाब से हमको ये भी पता चला कि टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा। तो पहला क्वेश्चन इसने पूछा कि द एवरेज थिकनेस ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो हमको पता चला 0 से 35, 0 से 40 ऐसे होती है, तो कुल मिला के 30 से 40 के बीच में होती है। इज इट क्लियर? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द टर्म सियाल रेफर्स टू। देखिए सियाल कुछ नहीं है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम को साथ में लिख दो, और ये कहाँ पे होते हैं? क्रस्ट में होते हैं। तो किसको रेफर करेगा ये? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को, कंपोज मेनली ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक टर्म देखने को मिल रहा होगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओसनिक क्रस्ट। अब ये क्या है, इसको समझिए। देखिए जो आपका क्रस्ट होता है ना, दैट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे कहीं कहीं ओशियंस भी होंगे। मान लीजिए ये ओशियन है, तो अब होगा क्या? देखिए ओशन यहाँ तक आ गया तो क्रस्ट इतना ही बचा, लेकिन जहाँ पे कॉन्टिनेंट है वहाँ पे क्रस्ट इतना ज़्यादा है। तो अगर मैं थिकनेस की बात करूँ तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है उसकी थिकनेस ज़्यादा है ओशनिक क्रस्ट से। इज इट क्लियर? बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो मेरे को लगता नहीं अब तक पूछी है, और मैं चाहता हूँ कि पूछी जाए। तो जो ओशनिक क्रस्ट होती है ना, ओशियन के नीचे जो क्रस्ट होती है, इसमें बसाल्ट बहुत ज़्यादा होता है। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है ना, इसमें ग्रेनाइट ज़्यादा होता है। इसलिए इसको बसाल्टिक भी बोलते हैं। जो ओशियनिक क्रस्ट होती है इसको बसाल्टिक भी बोलते हैं, और इसको ग्रेनाइट भी बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को। अब एक डेटा जो तुम्हें याद नहीं रखना है बट वो तुम्हें क्लैरिटी देगा। जो बसाल्ट होता है ना, इसकी डेंसिटी होती है लगभग 3.2 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप इस डेटा को याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, वो समझ में आना चाहिए। जो ग्रेनाइट होता है इसकी डेंसिटी होती है 2.6 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। यही रीज़न है, अगर मैं डेंसिटी कंपेयर करूँ तो ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज़्यादा होती है। देखिए थिकनेस में उल्टा है, थिकनेस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ज़्यादा होगी, लेकिन डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? आपकी ओशनिक क्रस्ट की ज़्यादा होगी। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दोनों बेसिस पे कंपेयर करवा सकता है वो। इज इट क्लियर? डेंसिटी क्लियर हुई, कौन सा मिनरल्स कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज ओशनिक क्रस्ट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। नहीं, ये हमको मिलता है कहाँ पे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। बसाल्ट, यस हमने अभी पढ़ा। ठीक है, इनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो बसाल्ट इज द मिनरल जो आपको ओशनिक क्रस्ट में मेनली मिलेगा, प्राइमरीली मिलेगा। ठीक है। अब ये कह रहा है विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग इट्स मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन इतना प्यारा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बोला अर्थ 3 पार्ट्स में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। बट जब फर्दर ऑब्जर्वेशन की गई तो देखा कि इनके बीच में भी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। तो क्रस्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। मेंटल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और कोर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, आउटर कोर और इनर कोर। अब देखिए कहीं पे अपर लोअर लिखा है, कहीं पे आउटर इनर लिखा है, इससे कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही है। बस इतना है कि हम सेंटर के जितना करीब पहुंच जाते हैं तो हमें स्फेयर दिखने लगता है। तो स्फेरिकल जो चीज़ें होती हैं उसके लिए हम आउटर इनर यूज़ करते हैं टर्मिनोलॉजी। बट जितना तुम ऊपर आओगे अर्थ उतना फ्लैट दिखने लगेगा। तो जो फ्लैट चीज़ें होती हैं उनके लिए हम अपर और लोअर यूज़ करते हैं टर्मिनोलॉजी। दैट्स ऑल, और कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और कोई इसमें डिफरेंस है भी नहीं। ठीक है। तो हमने देखा कि जो अपर कोर है, ये अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट है, इसमें चेंज देखने को मिल रहा है। अपर मेंटल लोअर मेंटल में चेंज देखने को मिल रहा है, आउटर कोर इनर कोर में भी चेंज देखने को मिल रहा है। अब क्या चेंज मिलता है वो अब हम देखेंगे। देखिए आप अपर क्रस्ट को देखोगे तो मैक्सिमम यहाँ पे ओसनिक क्रस्ट खत्म हो जाता है। अपर क्रस्ट खत्म होने के बाद ही आपका ओसनिक ओशन के नीचे वाला हिस्सा शुरू होता है। सॉरी, मतलब जो अपर क्रस्ट होता है ना, यहाँ पे ओशन है ना, तो यहाँ पे बस अपर वाले में ओशन ही ओशन होता है।
इसके नीचे से ओशनिक क्रस्ट शुरू होता है, लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यहाँ से ही शुरू हो जाता है, टॉप मोस्ट से 0 किलोमीटर से ही लगभग 35 तक, ठीक है। बट ये होता है कुछ अपना 10-15 किलोमीटर ही होता है, तो 15 मान लो इसको, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये डिफरेंस देखने को मिला। मेंटल में क्या डिफरेंस देखने को मिला, इनका कंपोजिशन चेंज था, मतलब इनकी जो फिजिकल, क्या बोलते हैं उसको, स्टेट था, जो फिजिकल स्टेट कौन कौन से हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें भी चेंज देखने को मिला। देखिए क्या चेंजेस मिलते हैं, तो अगर मैं पूरा क्रस्ट ले लूँ और अपर मेंटल का थोड़ा सा हिस्सा ले लूँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये लगभग 100 किलोमीटर के आसपास या 150 किलोमीटर कहीं पे मिलेगा। एक्चुअली ये 100 से 200 में होता है, तो कहीं 150 मिल जाएगा, कहीं 160 मिल जाएगा। तो अगर मैं जीरो से ऊपर से पूरा क्रस्ट कवर कर लूँ और अपर मेंटल का थोड़ा सा हिस्सा कवर कर लूँ, तो मैंने देखा यहाँ पे चीज़ें सॉलिड हैं। यहाँ पे जो रॉक्स हैं, जो अर्थ है, वो सॉलिड है। इसको बोला हमने लिथोस्फेयर। अब जो बचा हुआ अपर मेंटल है, अब देखिए मैंने आपको बताया जैसे ही आप नीचे जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो चीज़ें पिघलेंगी। तो ये हिस्सा ना तो पूरी तरह लिक्विड बन पाया, ना पूरी तरह सॉलिड रह पाया, ये बन गया आपका सेमी सॉलिड टेम्परेचर की वजह से। तो इसको हमने बोल दिया अस्थेनोस्फेयर, ठीक है। अब जो लोअर मेंटल है, अब आप कहोगे सर टेम्परेचर तो लगातार बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल लिक्विड हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। देखने को मिला कि ये फिर से सॉलिड हो गया। क्यों? क्योंकि जब लोअर मेंटल पे आप पहुंचते हो, देखिए जितना आप नीचे जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है, मान ली बात, बट साथ साथ प्रेशर भी तो बढ़ रहा है। जितना नीचे जाओगे उतना ही प्रेशर बढ़ता जाता है, क्योंकि ऊपर का जो जो अर्थ है वो नीचे वाले पे प्रेशर लगाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर ने टेम्परेचर को ओवरकम कर दिया, और प्रेशर बढ़ने की वजह से चीज़ें फिर से सॉलिड हो गई। इसको हम बोलते हैं मीजोस्फेयर। फिर हम आए आउटर कोर पे। तो जो आपका आउटर कोर है, अब आप कहोगे सर प्रेशर तो लगातार फिर भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया। क्यों ज़्यादा बढ़ गया? क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे ही आप कोर पे पहुँचोगे तो आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे ही बढ़े तो टेम्परेचर ने प्रेशर को ओवरकम कर दिया, और इतना ओवरकम किया कि चीज़ें पूरी तरह से लिक्विड हो गई। और अगेन जो आपका इनर कोर था, ये फिर से सॉलिड हो गया, क्योंकि अगेन बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2900, सॉरी, यहाँ पे 2900 पे थे अपन, और यहाँ पे 5100 पे थे, 5100, और यहाँ पे है आपका 6378। तो बहुत ज़्यादा हम डेप्थ में आ चुके हैं, है ना। 5100 से सीधे 6378 पे आ चुके हैं, लगभग 2200-2300, सॉरी 1200-1300 किलोमीटर नीचे हैं। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो चीज़ें अगेन सॉलिड हो गई। और इन दोनों को मिला के बोलते हैं बेरीस्फेयर। आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। हो सकता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट आपको ये समझना होगा। कहीं सिंपल सी बात है, स्टेट डिसाइड करेगा आपका टेम्परेचर और प्रेशर। जहाँ टेम्परेचर ओवरकम करेगा वहाँ चीज़ें लिक्विड होने लगेंगी, जहाँ प्रेशर ओवरकम करेगा वहाँ पे चीज़ें फिर से सॉलिड होने लग जाएंगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसने पूछा हमसे विच पार्ट ऑफ अर्थ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग इट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब आता है यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स में यूज होता है। देखिए अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है, तो इसके लिए आपको चाहिए करंट। आपने पढ़ा होगा जहाँ पे भी करंट फ्लो होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। करंट फ्लो करने के लिए आपको चार्ज को मूव कराना पड़ेगा, चार्ज का मूवमेंट चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अब जितनी भी लेयर्स हैं, देखिए तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तीन स्टेट होते हैं। अब ज़्यादा ज्ञान नहीं पे लें यहाँ पे कि सर बोस आइंस्टीन भी होता है, प्लाज्मा भी होता है, पता है मेरे को, ठीक है। बट फिजिकली फॉर्म में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन स्टेट होते हैं। अब आप देखिए चार्ज का मूवमेंट किस स्टेट में ज़्यादा होगा। गैस में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सबसे ज़्यादा फ्री फॉर्म में घूम सकता है। बट हमने देखा गैसियस कोई भी लेयर नहीं है। क्या कोई लेयर गैस में थी? नहीं, नहीं थी। तो ये तो होगा नहीं। क्या कोई लेयर उससे कम होगा लिक्विड में? सॉलिड में तो सबसे कम होगा मूवमेंट,
है ना, क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट होता है, तो यहाँ पे मूवमेंट बहुत कम होगा, बहुत कम। लिक्विड में ठीक ठाक मूवमेंट होगा। तो क्या आपको पता है लिक्विड में कोई लेयर थी? यस। जो आपका आउटर कोर था वो क्या था? लिक्विड था। और आउटर कोर लिक्विड होने की वजह से यहाँ पे चार्ज का मूवमेंट अच्छा खासा होगा, जिससे करंट जनरेट होगा, जिससे आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो इसका आंसर होगा आउटर कोर। और इस इफेक्ट को बोलते हैं, अरे ये क्या हो गया, हाँ, और इस इफेक्ट को बोलते हैं जियो डायनामो इफेक्ट, है ना। डायनामो इफेक्ट आप फिजिक्स में पढ़ते हो, बट उतना अभी टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, वैसे भी आपके काम का नहीं है। बट इसको हम बोलते हैं जियो डायनामो इफेक्ट, है ना। अर्थ के मूवमेंट की वजह से जो लेयर लिक्विड में थी उसमें चार्ज पार्टिकल्स ने मूवमेंट किया। चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट करने की वजह से उस लेयर में आपका करंट जनरेट होता है। उस करंट जनरेट होने की वजह से अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड आता है। बस एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी है वो ये है कि भैया आपकी जो अर्थ है इसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, बट जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए ये पोल उल्टे हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये साउथ पोल बन जाता है और ये नॉर्थ पोल बन जाता है। बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन बात करता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ अर्थ की इंटरनल हीट। कौन सा अर्थ के इंटरनल हीट का सोर्स नहीं है ना। तो अब देखिए जो अर्थ है, पहले ही ऊपर बता चुका हूँ कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से अर्थ के पास हीट होती है, तो ये तो सोर्स होगा। रेडियो एक्टिव टिके तो इंटरनल हीट का सोर्स होगा। अब एक टर्म यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, प्रीमोर्डियल हीट। अब देखिए प्रीमोर्डियल हीट क्या होती है। मैंने बताया जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आए और एक दूसरे से टकराए। तो जैसे ही पार्टिकल मूव करते हैं तो इनके पास आती है काइनेटिक एनर्जी। क्या आती है? काइनेटिक एनर्जी आती है। अब इतना आपको पता होगा, आप लोग विद्वान हैं, और नहीं हैं तो सुन लीजिए कि जो एनर्जी होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ना तुम इसको जेनरेट कर सकते हो ना तुम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बस एक फॉर्म से, फॉर्म वन से फॉर्म टू में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये काइनेटिक एनर्जी आई इनके पास, जैसे ही एक दूसरे के पास आने लगे ये टकराए और यहीं पे रुक गए। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी आई उसका क्या हुआ? देखिए इनके टकराने की वजह से ये काइनेटिक एनर्जी हीट बन गई, और ये हीट बन के अर्थ के अंदर ही ट्रैप हो गई। जो ये हीट अंदर ट्रैप हुई इसको ही बोला प्रीमोर्डियल हीट ऑफ फॉर्मेशन। मतलब जो अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कोलिजन की वजह से आपके हीट में कन्वर्ट हुई उसको बोलते हैं प्रीमोर्डियल हीट। तो ये भी अर्थ के इंटरनल हीट का सोर्स है, अंदर इसकी वजह से भी हीट है। तीसरा लिखा है फ्रिक्शनल हीटिंग फ्रॉम प्लेट मूवमेंट। अब आगे तुम प्लेट टेक्टोनिक्स जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो अर्थ में जो प्लेट्स हैं, है ना, मेजर प्लेट्स में माइनर प्लेट्स में है, ये मूव करते हैं। अब कोई चीज़ मूव करेगी तो वो अपने आसपास के सब्सटेंस पे फ्रिक्शन डालेगी। ठीक है, जैसे आदिवासी आग लगाते थे, पत्थर किसके? सिंपल है, फ्रिक्शन होता है, तो ज़्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से ज़्यादा हीट पैदा हो जाती थी, तो आग लग जाती थी। ठीक है, तो फ्रिक्शन पैदा हुआ प्लेट के मूवमेंट से। हमको पता है प्लेट मूव कर रहे हैं, और प्लेट जब मूव करेंगे तो फ्रिक्शन भी पैदा होगा, और फ्रिक्शन पैदा होगा तो हीट भी पैदा होगी। तो ये भी रीज़न है अर्थ की इंटरनल हीट का। बट जो सोलर इंसोलेशन है, जो सूरज से, जो सन से एनर्जी आ रही है, वो इंटरनल हीट नहीं दे रही, वो एक्सटर्नल हीट का सोर्स है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज नॉट द सोर्स ऑफ इंटरनल हीट, द सोलर इंसुलेशन इज द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल हीट, है ना, ऊपर से हीट आ रही है अंदर से नहीं आ रही। इज इट क्लियर? ठीक है। अब ये पूछ रहा था बाउंड्री बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर इज कॉल्ड। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके तीनों पार्ट्स थे, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये फर्दर दो दो पार्ट्स में डिवाइड हैं। आउटर, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। तो डिसकंटिन्यूटी इनके बीच में आती है, इनकी कह सकते हैं प्रॉपर्टीज में डिसकंटिन्यूटी आती है। तो इन लाइंस को नाम दिया गया। अब ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो जो आपका अपर कोर होता है, वो सॉरी अपर क्रस्ट होता है, और जो लोअर क्रस्ट होता है, इनके बीच में जो लाइन आती है इसको हम बोलते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, जो अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में है। फिर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी आती है इसको हम बोलते हैं मोह। मोह याद रख लीजिए आप।
है ना, मोहोरोविक इसका पूरा नाम है। और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो आती है, इसको हम बोलते हैं रेपिटी। ऐसे ही लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में है ग्यूटेनबर्ग, और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है आपकी लहमन, लहमान। ठीक है, तो ये 5 डिसकंटिन्यूटी हैं जो अर्थ की 6 लेयरों को डिवाइड करती हैं। हाँ, डिसकंटिन्यूटी इसलिए बोला गया क्योंकि एक प्रॉपर्टी डिसकंटिन्यू होती है और दूसरी प्रॉपर्टी शुरू होती है। ठीक है, तो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में कौन सी है, दैट इज लहमान। ठीक है, तो भाई ये याद ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हाँ देखिए कुछ चीजें होती हैं कॉन्सेप्चुअल और कुछ चीजें होती हैं ऑब्जर्वेशनल, है ना, या प्रैक्टिकल तुम इनको बोल लो, है ना। कुछ चीजें प्रैक्टिकल से पता चलती हैं, जैसे प्रॉपर्टीज डिसकंटिन्यू हो रही हैं, ये हमको पहले प्रैक्टिकल से पता चला। फिर हमको पता चला कि आयरन और निकल अंदर है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज हो गई कि ये अंदर क्यों है ना। जहाँ पे क्यों का आंसर मिल जाए, दैट आर कॉन्सेप्ट, दो दोज थिंग्स आर कॉन्सेप्चुअल। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशनल है, सिंपल पता चला हमको कि प्रॉपर्टीज डिसकंटिन्यू हो रही हैं, तो इन डिसकंटिन्यूटी को नाम दिया गया कुनॉर्ड, मोहो, रेपिटी, ग्यूटेनबर्ग और लेहमान। ये आपको याद करने पड़ेंगे पांचों, आप इनको कैसे ही करो, ये आपकी मर्जी है। सो दिस इज द मैक्सिमम थिंग अबाउट योर अर्थ इंटीरियर। अब देखिए हमने एक चीज देखी जो आपका अस्थेनोस्फेयर था, ये था आपका सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड होने की वजह से क्या ये मूव करेगा, जो आपका लावा होता है वो यही होता है। ठीक है, तो इसमें मूवमेंट होगा, उतना नहीं होगा पर थोड़ा बहुत तो मूवमेंट होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे ये आपका लिथोस्फेयर है और ये अस्थेनोस्फेयर है, ये आपका लिथोस्फेयर है, ये आपका अस्थेनोस्फेयर है। यहाँ पे लावा भरा हुआ, अब ये यहाँ से थोड़ा सा हटके यहाँ चला जाए मूवमेंट की वजह से, इसके ऊपर जो बड़ा सा रॉक होगा, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ तब आपको समझ में आएगा, वेट। देखिए मान लीजिए ये आपका लिथोस्फेयर है और ये आपका अस्थेनोस्फेयर है। ठीक है, ये लिथोस्फेयर है, ये अस्थेनोस्फेयर है, यहाँ पे लावा भरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए जो लावा था ये डिस्प्लेस होके यहाँ चला गया। डिस्प्लेस क्यों होगा, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है, अर्थ के पास मूवमेंट है, तो ये यहाँ से डिस्प्लेस होगा। इसके डिस्प्लेसमेंट की वजह से मान लीजिए इसके जस्ट ऊपर जो रॉक था, तो अब ये तो हिलेगा क्योंकि यहाँ पे अगर जगह बन गई तो ये नीचे आएगा, तो इसमें भी क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो ये जैसे ही मूव करेगा तो यहाँ से वेव निकलती हैं जो अर्थक्वेक वेव होती हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ में टर्बुलेंस आएगा तो वहाँ से रेडिएशंस निकलेंगे। ठीक है, तो जहाँ से रॉक डिस्प्लेस हुआ इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर, जहाँ से आपका अर्थक्वेक शुरू होगा, फोकस या हाइपोसेंटर। अब ये वेव्स ऊपर जाएंगी, साइड में जाएंगी, इधर भी जाएंगी। आप सिंपली अपनी आंखों से ही देख सकते हो, सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस है वो वर्टिकल वाली है ना, इसके बाद तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले पहुंचेगी वेव, तो जहाँ पे वेव सबसे पहले पहुंचती है इसको बोलते हैं एपिसेंटर। इसको क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। यहाँ पे फर्स्ट टाइम वेव ऑब्जर्व होती है, फर्स्ट टाइम मतलब बिल्कुल फर्स्ट फील जो अर्थक्वेक की आएगी वो यहाँ पे आएगी। और आप देख रहे हो ये बिल्कुल इसके वर्टिकली है, तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है, जो एपी सेंटर होता है वो वर्टिकल होता है हाइपोसेंटर के या फोकस के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जब ये वेव्स निकलती हैं भाई, तो दो तरह की वेव्स निकलती हैं, एक जो बहुत फास्ट होती हैं, एक जो बहुत स्लो होती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। तो एक वेव जो जैसे मान ली यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पहुँचना है उसको, ये एपी सेंटर है, ये हाइपोसेंटर है। तो यहाँ से एक वेव निकलेगी जो बहुत फास्ट होगी, एक वेव निकलेगी जो बहुत स्लो होगी। जो फास्ट वेव होती है ये होती है आपकी प्राइमरी वेव, और जो स्लो होती है ये होती है आपकी सेकेंडरी वेव। तो पहली चीज़, प्राइमरी वेव अगर सेकेंडरी वेव को मैं कंपेयर करूँ तो ये फास्ट होती है, मतलब इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड कम होती है। ये चलती है साउंड वेव के जैसे, साउंड वेव के जैसे चलती है। ये चलती है आपकी ट्रांसवर्स वेव के जैसे, ट्रांसवर्स। ठीक है, साउंड वेव कैसे चलती है, कंप्रेशन फिर रिलैक्सेशन, फिर कंप्रेशन फिर रिलैक्सेशन। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव ऐसे चलती है, अप्स एंड डाउन्स में।
बात समझ में आई। अब इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी क्या है, स्पीड ज़्यादा है, इसलिए ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से पास हो जाती है। इसकी स्पीड कम है तो ये सॉलिड में से तो पास हो जाएगी, सॉलिड में से पास हो जाएगी, लेकिन लिक्विड और गैस में से पास नहीं होगी। क्योंकि देखिए, सॉलिड में पार्टिकल पास पास है, इसको वाइब्रेशन मिला तो ये इजीली वाइब्रेशन इसको पास कर देगा, अपने पास वाले को, ये इसको पास कर देगा। लेकिन लिक्विड में पार्टिकल्स दूर होते हैं, मान लीजिए इसके पास तो वाइब्रेशन आ गया, बट ये डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है, ये वाइब्रेशन पास नहीं हो पाता और वेव यहीं पे अपना दम तोड़ देती है। और गैस में तो और भी ज़्यादा दूर होते हैं पार्टिकल्स, तो वाइब्रेशंस पास नहीं हो पाते एक दूसरे से, है ना। तो लिक्विड गैस में ये ट्रेवल नहीं कर पाती, सिर्फ सॉलिड में ही ट्रेवल कर पाती है, ट्रांसवर्स वेव की तरह ट्रेवल करती है, इसका स्पीड स्लो होता है। इज इट क्लियर? ठीक है। जैसे ही ये प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव पहुंचते हैं आपके, अब पहुंचेगी तो सही, अगर पूरा सॉलिड है तो सेकेंडरी वेव भी ऊपर तक पहुंच जाएगी, क्योंकि सॉलिड में तो ट्रेवल कर ही लेती है। तो सबसे पहले कौन सी पहुंचेगी, अगर मैं टाइम की बात करूं, तो प्राइमरी वेव पहले पहुंचती है सेकेंडरी वेव से। ठीक है। अब प्राइमरी वेव यहाँ पहुंची, यहाँ पे भी एक पत्थर होगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगी, और इस पत्थर की वजह से सरफेस पे वेव पैदा होंगी फिर से, इनको बोलते हैं सरफेस वेव। और जो आपका डिस्ट्रक्शन होता है, जो आपकी तबाही होती है, वो सरफेस वेव की वजह से सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर डिस्ट्रक्शन हम कंपेयर करें तो सरफेस वेव की वजह से सबसे ज़्यादा होता है, इन कंपैरिजन टू प्राइमरी वेव, इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी वेव। ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। अगर मैं टाइम की बात करूं तो सबसे पहले आती है प्राइमरी वेव, उसके बाद आती है सेकेंडरी वेव, और ये दोनों जब सरफेस पे टकराती हैं तो उसके बाद आती है सरफेस वेव। ठीक है, तो सरफेस वेव सबसे लास्ट में आएगी, सबसे पहले प्राइमरी वेव आएगी। बात समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो इसने पहला क्वेश्चन पूछा, सॉलिड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, सॉलिड में ट्रेवल करती है, लिक्विड में नहीं करती, गैस में नहीं करती, मतलब लिक्विड और गैस में नहीं करती, तो ये आंसर हो जाएगा। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक, अभी बताया हाइपोसेंटर या फोकस बोलते हैं, तो इसमें दोनों लिख दिए हैं, पता नहीं गलती से हो गया होगा, तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे, फोकस और हाइपोसेंटर दोनों होते हैं। ठीक है। द मॉडिफाइड मर्कली स्केल मेजर्स, अब देखिए अर्थक्वेक में ना आपके तीन बेसिक फॉर्म पे तीन स्केल हैं, और एक मॉडिफाई करके चौथा स्केल भी बनाया गया है। पहला इज सिस्मोग्राफ, है ना। सिस्मोग्राफ क्या करता है, ये आपकी वेव्स को बताता है कि वेव्स कैसी हैं। दूसरा है आपका रिस्टर, रिस्टर बताता है आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड, कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। उसके बाद आता है आपका मर्कली स्केल, ये बताता है इंटेंसिटी, कि कितना इंटेंस था, है ना, कितना कैपेबल था चीज़ों को डिस्ट्रक्ट करने के लिए। एक आता है आपका मॉडिफाइड मर्कली, ये इंटेंसिटी बताता है, बिल्कुल, बट ऑन द बेसिस ऑफ डैमेज। देखिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको ये समझ में आना चाहिए। जैसे आपने आप वेदर चेक करते हो तो आपने देखा होगा टेम्परेचर 31 फील्स लाइक 32, टेम्परेचर तो 31 है, बट वो फील कैसे हो रहा है, 32 की तरह। तो यही है, मर्कली बताएगा इंटेंसिटी इतनी है, लेकिन मॉडिफाइड मर्कली बताएगा कि इससे डैमेज इतना होगा। मतलब मान लीजिए एक खाली जगह पे 5 इंटेंसिटी का वो पहुंचा अर्थक्वेक, तो क्या इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, नहीं, क्योंकि जगह खाली है ना। तो मर्कली में तो 5 ही आएगा, लेकिन मॉडिफाइड मर्कली में कुछ अलग डेटा आएगा, मान लीजिए 4 आ गया, और यही मान लीजिए 5 ही इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक एक सोसाइटी में पहुंचता है ना, एक हैबिटाट में पहुंचता है, तो क्या इसका मर्कली पे 5 ही आएगा? यस। लेकिन जो मॉडिफाइड मर्कली है ना, इस पे इसका ज़्यादा आएगा, शायद 7 आए या 8 आए, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, है ना, डैमेज ज़्यादा होगा। तो मॉडिफाइड मर्कली बताता है डैमेज, मर्कली बताता है इंटेंसिटी। तो मॉडिफाइड मर्कली क्या बताएगा, इंटेंसिटी बेस्ड ऑन डैमेज। ना आपको पता होना चाहिए, चारों स्केल आपको पता होना चाहिए, मैच भी करवा सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड अकर इन, तो ये आपको याद करना पड़ेगा
भैया ये है आपका पैसिफिक ओशियन। कौन सा ओशियन है? ये पैसिफिक ओशियन है। ठीक है। पैसिफिक ओशियन के जो चारों तरफ, यहाँ आपको ये नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, ये साउथ अमेरिका मिलेगा, है ना, ये आपको एशिया मिलेगा। तो यहाँ पे जो है एक रिंग टाइप बना हुआ है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। ज़्यादा इन द सेंस 70 to 80% अर्थक्वेक यहीं पे आते हैं। इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर या सरकम पैसिफिक बेल्ट, जिसपे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। तो ये हो गया सरकम पैसिफिक बेल्ट। सिंपल है, ये फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन शायद नहीं आया है, आई एम नॉट श्योर, बट ये आना चाहिए। ये एनसीईआरटी में है और इतना इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट, इतना कॉन्सेप्चुअल, अच्छा क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको बताया जैसे पी वेव यहाँ से चली। अब आपको पता है, देखिए ये कोर है, ये कोर। ठीक है, मैं इसी डायग्राम में समझाऊंगा। कोर बाहर से कैसा होता है? लिक्विड। अंदर से कैसा होता है? सॉलिड। कोर बाहर से कैसा होता है? मान लो मैं कोर को इसको डिवाइड कर दूं, और इसमें देखो सेकेंडरी में, तो ये होता है आपका लिक्विड और ये होता है आपका सॉलिड। ठीक है। अब जो लिक्विड वाला पार्ट है, अब मैं अगर सेकेंडरी वेव की बात करूं, तो वो लिक्विड में एंटर तो करेगी, बट मैंने बताया वो लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर पाती, तो वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। जितनी भी वेव कोर में एंटर करेंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, बट जो कोर के साइड से निकल जाएंगी वो यहाँ तक पहुँच जाती हैं। तो कोर की दूसरी तरफ मान लीजिए इधर आपका हाइपोसेंटर बना था। ठीक है। तो इसके अपोजिट साइड में सेकेंडरी वेव का बहुत बड़ा शैडो जोन बनता है, जो लगभग 105 डिग्री से 105 डिग्री तक होता है, वेस्ट टू ईस्ट, है ना। बात समझ में आ रही है? तो 105 से लेके 105 तक इसका शैडो जोन बनता है, बहुत बड़ा शैडो जोन बनता है सेकेंडरी वेव का। यहीं अगर मैं प्राइमरी वेव की बात करूं, तो मैंने बोला प्राइमरी वेव जो होगी वो लिक्विड से पास कर जाएगी। तो ये आई, बट क्या ये सीधे पास करेगी? नहीं, इसमें होगा रिफ्रैक्शन। अब भैया रिफ्रैक्शन तो आपको फिजिक्स में पता होगा थोड़ा बहुत। अगर आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हो तो थोड़ा दूर हट जाते हो, रेयर से डेंसर में जा रहे हो तो पास आ जाते हो किसके? जो परपेंडिकुलर है उसके। ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये वेव थोड़ी डिस्टॉर्ट होगी, फिर दोबारा जब बाहर निकलेगी फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो ये देखा गया कि यहाँ तक वेव पहुँचती है, सीधी वाली सीधी पहुँच जाती है, ये वाली भी रिफ्रैक्ट होके यहाँ पहुँच जाती है। तो इसमें भी शैडो जोन बनता है। अगर सीधे ट्रेवल करती, देखिए, अगर ये सीधे ट्रेवल कर पाती तो ये ऐसे सारे अर्थ को ही कवर कर लेती, लेकिन ये सीधे ट्रेवल नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। एक बार एंटर होते टाइम, एक बार बाहर निकलते टाइम, तो ये नहीं कर पाई, इसलिए दोनों तरफ ये शैडो जोन बनता है, जो 105 से 145 तक बनता है। कहीं कहीं 102 से 142 दिखेगा, कहीं कहीं 103 से 142 दिखेगा, है ना। बट एनसीईआरटी में 105 से 145 लिखा है। तो ये कह रहा है तो सिस्मिक शैडो जोन ऑफ प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव का शैडो जोन कितना बनता है? 103 से ऑप्शन के अकॉर्डिंग 142। अगर सेकेंडरी वेव का पूछता तो 105 से 105 ही बनेगा, है ना, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। ये याद रखना भाई कि कैसे आपका शैडो जोन बनता है। शैडो जोन बना क्यों? डबल रिफ्रैक्शन की वजह से। प्राइमरी वेव के केस में डबल रिफ्रैक्शन की वजह से, सेकेंडरी वेव के केस में वो लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर पाती है, इसकी वजह से आपका शैडो जोन बना। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाइज इन सिस्मिक जोन? अब देखिए रिस्क के हिसाब से सिस्मिक जोन बनाए गए हैं, है ना, कि कहाँ पे किस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। सिंपल। ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको सिंपल ये मैप थोड़ा दिमाग में रखना है। थोड़ा कितना? कि जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हैं, ये सिस्मिक जोन 5 में आते हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क। जो लद्दाख है ये 4 में आता है। जम्मू कश्मीर 4+5 में आता है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से, है ना, ये आ भी सकता है, क्योंकि इस टाइम पे जो आप देख रहे हो क्या चल ही रहा है ना। तो हिमाचल भी 4+5 में आता है। अब जो 4+5 में आ रहे हैं, इनसे ऐसे नहीं पूछ लेगा कि ये फलानी सिटी कौन से जोन में आती है ना, उतना नहीं पूछेगा, पूरा स्टेट का पूछेगा। जैसे लद्दाख पूरा स्टेट 4 में आ रहा है, तो पूछ सकता है लद्दाख किस जोन में आता है। जैसे अगर आपका कैपिटल की बात करूँ दिल्ली की, तो ये सिस्मिक जोन 4 में आती है ना। नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट सिस्मिक जोन 5 में आते हैं। ठीक है। गुजरात का जो वेस्ट वाला पार्ट है, ये आपका सिस्मिक जोन 5 में आता है, बाकी का गुजरात 4+3 में भी है। ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा ये दिमाग में रखना मैप, बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है।
बट इससे तुम आंसर कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कह रहा है इंडियन स्टेट सिस्मिक जोन 5 में राजस्थान तो है ही नहीं, केरला है ही नहीं, नागालैंड हो गया नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ये सिस्मिक जोन 5 में है। तो इतनी बातें आपको इंटीरियर के बारे में पता होनी चाहिए। इंटीरियर के बारे में इतनी बातें बहुत हैं। इसके बाद हम ओशनिक करंट भी कर सकते हैं, फॉरेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हिल्स, है ना, करने को बहुत कुछ है और बहुत कुछ करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझना इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट जो लेक्चर है आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, सो दैट वी कैन कवर इट, है ना। तो दिस इज़ ऑल, है ना। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं ज्योग्राफी में, तो सिर्फ रटने का नहीं है, कॉन्सेप्ट भी समझो ताकि लंबे समय तक चीज़ें याद रहें, दिमाग में रहें। कमेंट में बता देना कौन से टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। दैट्स ऑल। जय हिंद।